हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विषय विज्ञान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, धावन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कॉपर की जो प्रमुख अयस्क हैं इनके नाम हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपको कुछ प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम शुरू करते हैं। अम्ल, सबसे पहले हम जान लेते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और उसके बाद परिभाषा है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। तो क्या परिभाषा है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद हम सूचक जान लेते हैं। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है, जैसे लिटमस पेपर। आगे हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान देख लेते हैं। यहाँ पर सोरेनसन के अनुसार परिभाषा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन क्या होगा? अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्या होगा? क्षारीय। अगर पीएच मान 7 है तो विलयन जो होगा ये उदासीन होगा। यहाँ से डायरेक्ट ही परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। क्या? अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन क्या होगा? आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, बहुविकल्पीय में या फिर अतिलघुत्तरीय में प्रश्न बन सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे पीएच मान का। तो क्या हो जाएगा? अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय है। क्षारीय कब होगा? 7 से ज़्यादा। और अगर 7 है तो उदासीन। आगे देख लेते हैं। साधारण नमक क्या हो जाएगा? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, अतिलघुत्तरीय प्रारूप में या फिर बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। अणुसूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl होता है साधारण नमक का अणुसूत्र। क्या होता है? जब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्राप्त होता है। जब हम NaCl यानी HCl, क्या होता है? HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण करते हैं तो अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? प्राप्त होता है H2O और NaCl। क्या होता है? जब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और H2O जल प्राप्त होता है। आगे हम देख लेते हैं कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अणुसूत्र होता है NaOH। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। कहीं कहीं पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन लिखा जाता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। आगे अणुसूत्र होता है CaOCl2। और बेकिंग सोडा, इसे खाने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम है। और अणुसूत्र है NaHCO3। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धावन सोडा। यहाँ पर धोने का सोडा हो जाएगा, इसका नाम है। एक रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका जो अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3
10H2O इसका अणुसूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और जो अणुसूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O क्या होता है? CaSO4 इंटू आधा H2O, ठीक है, आधा पानी। आगे Ca इसको जो कैल्शियम जो अणुसूत्र है आप इसी तरह से याद करेंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग लिखिए। मूर्तियाँ और खिलौने के निर्माण में और अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? मूर्तियाँ और खिलौनों के निर्माण में अग्निरोधक पदार्थ के रूप में। आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 7। और जो उसका विलयन होगा ये उदासीन होगा, अभी मैंने बताया है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पर कई सारे वीडियो मैंने बोर्ड परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए बना रखे हैं। और 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। धावन सोडा के कोई दो उपयोग लिखिए। तो दो उपयोग हैं यहाँ पर, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और जल की कठोरता को दूर करने के लिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा किसी अम्ल की किसी क्षारक से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल के निर्माण की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने जो उदाहरण दिया है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम HCl प्लस NaOH की हम अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं। खनिज की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे तत्व या यौगिक जिनके रूप में धातुएं भूपर्टी में उपस्थित रहते हैं खनिज कहलाते हैं। अगर हम अयस्क की बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज में पर्याप्त मात्रा में धातु होती हैं तथा जिनसे धातुएं सरलता एवं कम खर्च में प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। अब मगर गैंग की बात करें तो गैंग क्या होता है? अयस्क में उपस्थित रेत, मिट्टी अथवा अन्य अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं। कॉपर के किन्हीं दो अयस्कों के नाम लिखिए। यहाँ पर मैंने 3 अयस्कों के नाम लिख रखे हैं ताकि जब आपकी परीक्षा में किन्हीं दो अयस्कों के नाम आए या फिर बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। इन तीनों को आप याद कर लेंगे। कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2 और कॉपर ग्लास यानी Cu2S और क्यूप्राइट यानी Cu2O। उसके बाद बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3.2H2O। उसके बाद मैकेलाइट का सूत्र क्या होता है? CuCO3.COOH का होल ट्राइस। आगे प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 क्या होता है? C3H8। आगे देख लेते हैं। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल। आगे एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। आगे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? यूरिया का। सूत्र क्या होता है इसका? NH2CONH2। आगे देख लेते हैं। साबुनीकरण क्या है? तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों तथा वसाओं के तनु NaOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन CH4 और एथेन यानी C2H6। आगे देख लेते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इन दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है, आप ध्यान देंगे। जो मेंडलीफ का आवर्त नियम है इसमें यहाँ पर जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म है परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, और जो आधुनिक आवर्त नियम है इसमें परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है।
इसका आप ध्यान रखेंगे और इसे आप याद रखेंगे ताकि आप भूलें ना, क्योंकि गलती हो सकती है। तो इसे आप याद रखेंगे, परमाणु भारों के आवर्ती फलन और परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन, नए तत्वों की खोज, परमाणु भारों एवं संयोजकता में संशोधन। किसी उपवर्ग के सामान्य लक्षणों के अध्ययन से उस उपवर्ग के सभी तत्वों की गुणों की जानकारी हो जाती है। ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीफ से हमेशा से ही प्रश्न बनते रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप गुण और दोष दोनों ही याद रखेंगे। तो दोष क्या हो जाएंगे? पहला दोष है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में परिवर्तन, समस्थानिकों एवं संभारिकों का स्थान, अक्रिय गैसों का स्थान, तत्वों के मूल लक्षण, परमाणु क्रमांक पाया जाना। आगे देख लेते हैं। संतुलित आहार से क्या आशय है? वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल आदि आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाता है। पोषण क्या है? तो उत्तर क्या होगा? जीवों द्वारा भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषण तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। आगे देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो विटामिन बी और विटामिन सी। और विटामिन से संबंधित मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप देखना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, इसको आप आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीड़ा लिख के ई और डी ए, इसे कीड़ा लिख के आप याद कर सकते हैं आसानी से। और इसको आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए डी ई के, आसानी से ऐसे भी याद हो जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिशुओं में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 20। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? उत्तर क्या हो जाएगा? पित्तरस। क्या होता है? पित्तरस। ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, पित्तरस का स्राव कहाँ पर होता है? तो उत्तर बनेगा यकृत। आगे देख लेते हैं। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। एक ही प्रश्न को कई तरीकों से पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यकृत के कोई 2 कार्य लिखिए। यूरिया का संश्लेषण करना और पित्तरस का स्राव करना यकृत के कार्य हैं। आगे श्वसन की परिभाषा लिखिए। तो जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। कोशिकाओं के इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे विज्ञान से संबंधित। तो ये वीडियो था कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित, और जो भी अगला वीडियो होगा विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न अभी रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कमेंट है, कोई डाउट बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करिएगा, और किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, कौन सा विषय आपको कठिन लगता है, कमेंट कर सकते हैं। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए चंद्रा स्टडी पॉइंट आपके साथ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।